हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम एमपी वर्ग 3 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं, लगभग हम इस सीरीज़ में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी जो बाल विकास की तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी नई सीरीज़ है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा और आगे फिर हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। आज हमने केवल 20 क्वेश्चन ही लिए हैं और जो बाल विकास का टॉपिक रहेगा तो वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्मृति से क्वेश्चन लिए हैं कि स्मृति और विस्मृति का टॉपिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इससे हमने लगभग आज 20 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें लगभग 50 से 100 क्वेश्चन है हमारे पास, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण में असफल होना, ये कौन सी धारणा होती है? तो जो सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये किसका कारण होता है? ये विस्मरण का। जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो वो क्या होता है? पुनः स्मरण करना पड़ता है। तो मतलब ये कारण क्या है? असफल हो जाते हैं स्मरण करने में, तो वो कारण क्या है? विस्मरण। तो सही आंसर क्या होगा इसका? विस्मरण। फिर आज का है दूसरा क्वेश्चन कि समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है उसको हम किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, फिर है दूसरा विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करें, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, और समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब समस्या को और क्षमता जो है तो उसको किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को किस प्रकार हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो होगा, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसको हम एक कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको सुसाध्य कर सकते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विस्मृति का कारण नहीं है? जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे हम विस्मृत कहते हैं, तो कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो इसके ऑप्शन जो हैं, सीखने में कमी, दूसरा है स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। दोस्तों, जब हम यहाँ पे विस्मृति का कारण नहीं है, यहाँ पे नहीं का मतलब निगेटिव है, तो जो विस्मृति है तो उसका निगेटिव ढूंढना है। पहले देखना है कि कौन कौन से कारण हैं जिससे हम विस्मृति हो जाते हैं, और फिर देखना है कि कौन सा नहीं है। तो जो सीखने की कमी है, इसके कारण अगर हम अच्छे से नहीं सीखते तो ये विस्मृति हो जाता है। फिर मानसिक द्वंद्व, अगर हम किसी चीज़ में मतभेद रहता है तो ये भी जो है तो सही आंसर है। फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, अगर हम गलत तरीके से सीख लेंगे तो हम जल्दी भूल जाते हैं, तो ये भी क्या है? विस्मृति के कारण है। और इसमें पूछा है कि विस्मृति का कारण नहीं है, तो विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है? ये वाला बी नंबर ऑप्शन, स्मरण करने की इच्छा। अगर हमारे अंदर जो है स्मरण करने की इच्छा नहीं है तो ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है, इसमें हमारा स्मृति मेमोरी और से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आज का हमारा चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? दोस्तों, ये जो निगेटिव वाले क्वेश्चन है, जैसे नहीं आता है तो ये निगेटिव वाले हैं। तो पहले हमको पॉजिटिव देखना है कि समस्या समाधान के लिए कौन सा बाधक है, फिर उसका निगेटिव देखना है, फिर जितने होंगे उसको छोड़ करके बाकी सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हमसे जो क्वेश्चन बनते भी हैं उनके भी आंसर हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं है, इससे बहुत सारे जो है तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं। तो समस्या समाधान का बाधक कौन कौन सा है, पहले हम इसे देख लेते हैं। जैसे चिंता, अगर हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आप टेंशन में है, चिंता में है, तो आप इसको, ये बाधक है, आप उसे नहीं कर पाएंगे। फिर है भाग्यनाशा, अगर आप क्वेश्चन करने जाते हैं और आपका कुछ प्रॉब्लम, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए और आपका बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो ये इस तरह का ये यहाँ पे एग्जाम्पल फिट होगा। फिर नकारात्मक मानसिक विकृति, जो आपके निगेटिव विचारधारा है, तो ये भी जो है तो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं जो है तो आपको समस्या समाधान करने में बाधक होगी। लेकिन जो ये सूझ है, अगर आप किसी चीज़ को सूझबूझ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये बाधक नहीं होगी, ये उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा तो ये क्या होगा? सूझ होगा। फिर है आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन
इसे हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे अगर हम किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उसमें एक अच्छी कैपेबिलिटी या योग्यता बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा एक नीचे जो तरीके दिए हुए हैं तो एक बेस्ट सूटेबल होगा। विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, फिर उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक है। फिर ऑप्शन तीसरा है औपचारिक तकनीक का प्रशिक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। आप अपना आंसर कमेंट करिए कौन सा होगा। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों जो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा तो वो कौन सा होगा, ये विमर्शक अभिवृत्ति का निर्माण करना। ऐसी अभिव्यक्ति का निर्माण वह विद्यार्थियों को प्रेरित या मोटिवेशन करना है जिससे वो समस्या समाधान करने की योग्यता अपने अंदर जो है तो विकसित कर लें। फिर आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव, जो जैसे हमारे पूर्व अनुभव कैसे होते हैं, जैसे जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अगर किसी पार्क में गए तो वहाँ एक बार गए, फिर हम कोई सेंचुरी या नेशनल पार्क जाते हैं तो हमारा जो पूर्व का अनुभव होता है पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जो पूर्व अनुभव है, जैसे हम किसी चीज़ को पहले जान चुके हैं तो वो हमारा कौन सा जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो इसके जो ऑप्शन है अभिप्रेरणा कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, कल्पना कहलाता है और संवेदना कहलाता है। इसका आंसर आप कमेंट करिए। देखो दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ में पूर्व अनुभव कर चुके हैं तो वो मतलब जैसे हम कैंडल है अगर वो जलती है तब उसमें हमें गर्म एहसास होता है, तो इसका मतलब है हम उसको कभी ना कभी हम टच किए हैं, कैंडल को जो है तो छुए हैं, जलती हुई कैंडल को, इसीलिए हमको उसका ज्ञान है, पूर्व अनुभव है कि जलती हुई कैंडल हमें गर्म लगती है। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन है नहीं, संवेदना है, सेंसिटिविटी है नहीं, कल्पना है नहीं, ये क्या है, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट नॉलेज, जैसे हम उसको करके देखे हैं, सेल्फ वाई डूइंग करके देखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। दोस्तों आप अपने आंसर भी कमेंट करते रहिए ताकि जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट हो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, और क्वेश्चन से ये आपको अच्छे लग रहे हो, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप अपना जो कमेंट है, रिव्यू है वो भी दे सकते हैं ताकि हम आपको आगे की सीरीज चालू करने के लिए क्वेश्चन लाते रहें। फिर आज का है हमारा 7वां क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके ऑप्शन है संवेदी स्मृति, बी है लघुकालीन स्मृति, और सी है दीर्घकालीन स्मृति, और सी है संचयन। संचयन को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। जो हमारे ब्रेन में स्टोरेज होता है तो उसे हम संचयन को स्टोरेज कहते हैं। लघुकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म मेमोरी, और संवेदी स्मृति को सेंसिटिव मेमोरी कहते हैं। हम यहाँ पे मेमोरी का आपको एक अभी पॉइंट में ऐसे बता देंगे कि आपको सारा कवर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है तो ये है कि असक्रिय स्मृति किसे कहते हैं, तो ये है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति ऐसी होती है कि जो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये असक्रिय इसलिए रहती है क्योंकि इसे हम दीर्घकालीन मेमोरी ऐसे होती है जैसे हम बचपन में कभी गिरे हैं तो वो हमें हमेशा नहीं याद रहता। जब हम उस इंसिडेंट को याद करेंगे, जब हम उस इंसिडेंट को सोचेंगे, थिंक करेंगे, अपने दिमाग में लाएंगे, तभी वो हमें याद आएगी, वो एक्सीडेंट का याद आएगा। तो इंसिडेंट और लॉन्ग इंसिडेंट जो होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन स्मृति। ये कैसी स्मृति रहती है, ये असक्रिय रहती है। जब हम उस इंसिडेंट के बारे में सोचेंगे तभी हमें वो याद होगा। जैसे हम बचपन में कहीं घूमने गए हैं या किसी से लड़ाई हो गई है तो वो लड़ाई हमें हमेशा नहीं याद रहती है, जब वो व्यक्ति दिखेगा तभी हमें उसकी लड़ाई को याद रहती है। तो ये इसका सही आंसर होगा दीर्घकालीन स्मृति। फिर है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन कि हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडारण है। जैसे हमारे लाइफ में जो अनेक इंसिडेंट होते रहते हैं, डे बाई डे हम कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन सारे नहीं याद रहते। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं, जैसे किसी का शादी, किसी का बर्थडे, किसी से लड़ाई झगड़ा, हमारे लिए कुछ अचीवमेंट, कुछ मेडल, कुछ ऐसा चीज़ होता है, जैसे बचपन में साइकिल मिलता है, वो हमें इंसिडेंट याद रहता है। तो ये कौन सा जीवन जो घटनाएं हैं उसको भंडार करता है, तो ये कौन सी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन है प्रासंगिक स्मृति मेमोरी को स्मृति कहते हैं, और प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, और घोषणात्मक स्मृति। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये है प्रासंगिक स्मृति।
दोस्तों आप अगर क्वेश्चन को जैसे हैं इनको अगर थोड़ी पढ़ के उसमें एग्जाम्पल सेट करके अगर करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इजी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपका क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाओगे। फिर आज का हमारा 9वां क्वेश्चन की चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे तो उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, किस पर काम किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो टू द फैक्ट रहते हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ना तो फिर हम कुछ चेंज कर सकते हैं ना ही कुछ। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आपको याद करना ही पड़ेगा या कि आप बार बार प्रैक्टिस करके इस तरह के क्वेश्चन को जो है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चिंतनशील सोच की चर्चा है इनमें से जो मनोवैज्ञानिक थे कौन? डेवी। तो इन्होंने चिंतनशील सोच के बारे में इन्होंने चर्चा की थी या इसके बारे में बताया था। फिर आज का है हमारा 10वां क्वेश्चन। ये भी एक मनोवैज्ञानिक जो थे तो उनके रिसर्च के से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि के अनुसार, नीचे दिए गए वैज्ञानिक के नाम है, आप पढ़ लीजिए कि इनमें से किन के अनुसार जो बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना जो है तो आवश्यक है। तो ये जो बच्चों के चिंतन में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक सोशल यानी सोशल एंड कल्चरल के संदर्भ में समझना आवश्यक है, ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो है लेव वेगोसी। आप सभी जानते हैं कि लेव वेगोसी जो है तो ये इन्होंने कौन सी सामाजिक विकास सिद्धांत की जो है तो थ्योरी दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। फिर है आज का हमारा 11वां प्रश्न कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चाइल्ड होता है डैश, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए कि किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। मतलब जैसे हम कोई उसको प्रॉब्लम देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टूडेंट होता है तो किसी भी सच्चाई, अगर क्वेश्चन कितना वैलिड है, ट्रूथ है, और उसका इवैल्यूएशन करने के लिए वो कौन सी विचार को अपनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सौंदर्यबोध है। सौंदर्यबोध तो कहानी कविताओं में यूज किया जाता है तो ये तो नहीं होगा। फिर है सृजनात्मक, ये क्रिएटिविटी से संबंधित है। और अमूर्त ये होता है जो हम जैसे भगवान होते हैं, भगवान को हम आदर्श मान करके ही पूजा करते हैं, मतलब इमेजिनरी करके, तो ये अमूर्त इमेजिनरी को कहा जाता है। लॉजिकल, अब कोई भी अगर थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लॉजिकल थिंकिंग करके ही जो है तो उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है आज का हमारा 12वां क्वेश्चन कि समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है। जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसमें जो हमारा दूसरा चरण होता है, कौन सा दूसरा चरण, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं, तो उसका जो दूसरा चरण होता है तो वो कौन सा होता है। तो इसके जो ऑप्शन है तो ये कैसे हैं? परिकल्पनाओं का निरूपण करके, फिर कल्पनाओं का परीक्षण करके, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा, और निष्कर्ष। तो यहाँ पे निष्कर्ष जो है तो ये चौथा चरण होता है। इसमें जो है तो दूसरा चरण पूछा है तो चौथा चरण जो होता है तो वो कौन सा होता है? ये निष्कर्ष। और समस्या अभिज्ञान की परिभाषा ये पहला चरण होता है। और जो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम परिकल्पनाओं का निरूपण जो है तो ये दूसरा चरण होता है। और परिकल्पनाओं का परीक्षण ये तीसरा होता है। सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, समस्या समाधान करने से पहले हम उसको अभिज्ञान करते हैं कि उसके बारे में जानते हैं और उसकी परिभाषा निकालते हैं। फिर क्या होता है, हम उसका निरूपण करते हैं, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं। फिर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए अलग अलग मेथड से उसको हम परीक्षण करते हैं। फिर क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है तो राइट आंसर होगा। दोस्तों आप अपने कमेंट भी करते रहिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो एमपी टेट वर्ग 3 प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है तो उसमें आपके लगभग 2000 क्वेश्चन की ये जो सीरीज़ है तो आपके कंप्लीट हो जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, तो आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का हमारा ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ये विस्मृति से है। तो एक विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। जैसे हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे हमें कम करना है, तो उसका क्या उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। ये तो आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि आप पढ़ते कुछ और है और भूल जाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है देख लीजिए। सीखने में कमी, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप स्वाभाविक है कि आप उसे भूल जाएंगे। सीखने की पूर्ण विधि, अगर आप गलत तरीके से सीखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप भूल जाएंगे। फिर पाठ की पुनरावृत्ति,
फिर है स्मरण करने में कम ध्यान देना, ये सारे निगेटिव ऑप्शन है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्मरण यानी रिमेंबर करने में कम ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है आप भूलेंगे ही। पाठ को की पुनरावृत्ति, जैसे हम कोई टॉपिक को बार बार भूल जाते हैं तो बचपन से ही हमें कहा जाता है कि आप उस टॉपिक को बार बार दोहराइए ताकि आपको याद रहे। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। जैसे हम कोई थॉट डेवलप करते हैं उसमें उसको स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए जो आवश्यक है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क और समस्या। तो कोई भी थिंकिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है। तो अगर हम चिंतन हम तभी करते हैं जब हमारे पास क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, नहीं तो हम आराम से सोते रहते हैं या कि गेम में खेलते रहते हैं। अगर आपको कोई दे दे क्वेश्चन या पजल दे दे तो आप उसके बारे में पजल दे दे तो वो क्या है, पजल आपके लिए क्या है, समस्या है, प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप चिंतन प्रारंभ करेंगे ही नहीं, थिंकिंग प्रारंभ शुरू करेंगे ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है आज का हमारा 15वां क्वेश्चन कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। अगर आप इसे किसी भी स्कूल के एक शिक्षक हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके विद्यार्थी हैं समस्या समाधान करने में एक स्किल प्राप्त कर लें, कौशल प्राप्त कर लें, क्वालिटी प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को कैसे क्रियाकलापों में आप लगाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करिए। आपके पास जो है ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन है प्रत्यय स्मरण, रटना और समझाना, बहुविकल्प प्रश्नों को हल के वाले स्तरीय कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो जो इसका सही आंसर होगा कि हम अगर बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चा जो है तो पूछे भी, क्वेश्चन करे, तर्क यानी लॉजिकल थिंकिंग करे और निर्णय ले, सेल्फ डिसीजन ले, तभी बच्चा जो है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है आज का हमारा 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। तो कौन सा जो चिंतन है अनुसंधान से संबंधित है, तो इसके आंसर जो हैं ऑप्शन तो ये नीचे दिए हुए हैं, परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 16वें का जो आंसर होगा तो वो है कौन सा, विकेंद्रित चिंतन। जो चिंतन अनुसंधान से संबंधित है तो वो है विकेंद्रित चिंतन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि आपका जो वीडियो देखने का सीरीज है वो उसमें आप अपने से क्वेश्चन जो है तो सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका आंसर तो मैं बताता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, फिर हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि सारा जो है तो लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये अभी प्रीमियर वीडियोज़ हैं। फिर है हमारा आज का 17वां क्वेश्चन कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं। अगर हमारे किसी चीज़ में अवधान यानी डिस्टर्बेंस आता है तो उसका जो व्यक्तिगत निर्धारक है वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो आंसर हैं रुचि, लक्ष्य, अभिव्यक्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनिगंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश है तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है और उद्दीपक और ये जो है तो इंटरनल मोटिवेशन में आता है, और प्रकाश, ध्वनिगंध इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है तो रुचि, लक्ष्य और अभिव्यक्ति, तो ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। एक अगर व्यक्ति की कोई भी चीज़ में, और आंतरिक भी हैं, व्यक्तिनिष्ठ भी हैं और आंतरिक भी हैं, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर भी आते हैं, इंट्रिंसिक अवधान में आते हैं। अगर इनमें इंट्रिंसिक जो आंतरिक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो ये आंतरिक अवधान में आएंगे। और व्यक्तिनिष्ठ भी हैं, व्यक्तिनिष्ठ इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का रुचि नहीं है सीखने में तो वो नहीं सीख पाएगा, और अगर वो लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो लक्ष्य निर्धारित नहीं है, और उसमें अगर अभिव्यक्ति करने की शक्ति नहीं है तब भी वो नहीं सीख पाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है अच्छी स्मृति की विशेषताएँ हैं। अच्छी स्मृति यहाँ पे यानी गुड मेमोरी की कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो अच्छी मेमोरी है तो इसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, मतलब अगर अच्छा गुड मेमोराइजेशन होता है तो उसको जल्दी याद आ जाता है, वो जल्दी पहचान लेता है, और अच्छी धारणा, उसके अच्छे कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा जो तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब ये सभी, इसमें सभी सही हैं। बस एक दो और क्वेश्चन बचे हैं, फिर इसके बाद हमारा सेशन जो है तो एंड की ओर है। एक दो क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर आज का हमारा 19वां जो क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क से में क्या क्या शामिल है। तो इसके ऑप्शन जो हैं, जब हम कोई निगमनात्मक तर्क यानी थिंकिंग लॉजिकल तर्क करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम नियम से
कहाँ से, नियम से कहाँ की ओर जाते हैं, उदाहरण की ओर जाते हैं। ये ट्रिक है। जैसे नियम से कहाँ की जाते हैं, उदाहरण, नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। इसमें क्या रहता है, रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो इसमें कौन सा तर्कना शामिल है, आप अपने आंसर जो है तो कमेंट करिए, मैं सही आंसर इसका बताता हूँ। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण से पुनर्निर्माण, और अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज परख से संबंधित। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम क्या करते हैं, जब हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सामान्य ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सामान्य मतलब जो नियम से फिट होकर के सभी को समझ में आ जाए। फिर हम विशिष्ट यानी हार्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर सेशन लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और एक शेड्यूल फिक्स करने के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। फिर आज का हमारा जो अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो थिंकिंग है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। कौन सी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक से, जैसे कई प्रकार के आंसर थिंक करते हैं। जैसे अगर हम आपको बोलें कि क्या जोड़ें कि 4 हो, तो कोई बोलेगा कि 1 + 3 जोड़ो तो 4 होगा, कोई बोलेगा 2 + 2 जोड़ो तो 4 होगा, कोई बोलेगा 1 + 3 जोड़ो, 3 + 1 जोड़ो तो 4 होगा। तो सबके अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन आंसर जो होगा वैलिड होगा और सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो कौन सा होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो है तो हम आपको समझा ही दिए हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को ही हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है तो ये राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें हम आपको कल के नेक्स्ट सेशन में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसे पूरा बता देंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता देंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता देंगे, और मेमोरी का टॉपिक जो है उसका पूरा डिटेल में बता देंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसिटिव मेमोरी और सारा कुछ। तो एक टॉपिक में आपका मेमोरी जो का टॉपिक है वो एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, और कल के नेक्स्ट सेशन में ही मेमोरी के और भी क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे पास अभी 20-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमसे डेली जुड़िए ताकि आपका MCQ सीरीज में आपके लगभग 2000 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करा दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।